ठीक है, तो इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस प्लीज रिप्लाई एवरीवन, ताकि हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो बच्चों आप जैसे आप लोगों को पता है कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, हम आपको बताएं कि पार्ट बी पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया था। अब बात करते हैं पार्ट ए की। ए में रवि ने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए, बचे हुए रवि कुछ दिनों बाद और पढ़ाएंगे। और पार्ट सी पूरा जिसमें इकोनॉमिक्स है, पूरा इकोनॉमिक्स और स्टेट वाला पार्ट पूरा हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अब अगले कुछ दिनों तक की लगातार इकोनॉमिक्स का पार्ट सी पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बचे हुए पार्ट हमारा रवि भी कंटिन्यू पढ़ाता रहेगा आपको, और आपका वो वाला भी पार्ट ए वाला जो अकाउंटिंग वाला आपका है, अकाउंटिंग वाला भी आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अभी तक कोई भी कैसी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने सिलेबस देखा ही है कि पूरा सिलेबस हमारा, प्लीज रिप्लाई करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जल्दी से ज्वाइन करिए, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? मनप्रीत गुड इवनिंग। बच्चा हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे कि आपने सिलेबस तो पूरा देखा ही है, सभी लोगों ने सिलेबस देखा है, तो उसमें बार बार बोलने का जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिलेबस पे हमारा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। जिन्होंने इंग्लिश में सिलेबस नहीं देखा होगा तो आपको इंग्लिश में सिलेबस भेज दिया जाएगा आपको पास। तो हम सेक्शन बी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। सेक्शन ए रवि पढ़ा रहा था पिछले कुछ दिनों तक, अभी आगे वो भी वही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्शन सी आज स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन सी में आपको सिलेबस पता ही कि हाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, पूरा स्टार्ट और इकोनॉमिक्स को मिलाकर पूरा सिलेबस बनाया गया। हम लोग अभी पीजीटी की बात कर रहे हैं, नेट की बात नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे हमारे पास इस समय पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो आप लोग कोई डाउट है अभी तक? कोई अभी इतने दिनों से लगातार अभी क्लास चल रही थी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ठीक है, तो अगला अभी स्टार्ट करते हैं। रोज क्लास आपकी इसी समय चलेगी, या आप लोग कहोगे तो टाइमिंग भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसा आप कहेंगे। हाँ, सेक्शन सी का फर्स्ट लेक्चर है मनप्रीत, और हम स्टार्ट तो देखो पता है अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपको सिलेबस पूरा पता ही है कि आपका एक बार सिलेबस पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को पता हो जाए। तो सेक्शन सी में हाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, हाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक फॉर्मेट, बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिलेशन, न्यूट्रलिटी कर्व, रूल्स ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्शन फंक्शन, पॉपुलेशन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल्स एंड सप्लीमेंट्री कॉस्ट, एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट, बिजनेस साइकिल, नेशनल इनकम। तो हम सब इकोनॉमिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है नेशनल इनकम, वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक्स पता होगा। नेशनल इनकम नहीं समझ पाएंगे तो बिजनेस साइकिल नहीं समझ पाएंगे, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स नहीं समझ पाएंगे। बट सेक्शन आप अगले 15 दिनों तक की, 10-15 दिनों तक की लगातार 15-20 लेक्चर लगेंगे, और आपका पूरा पार्ट सेक्शन सी का कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए पार्ट है सेक्शन ए का, रवि कंप्लीट कराएगा, उसमें कुछ पार्ट हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आपका पूरा पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस हम कोशिश करेंगे जनवरी आखिरी तक कंप्लीट करा दें। फिर दोबारा नया बैच स्टार्ट होगा तो आप लोग, वो लोग भी, आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करेंगे वो वाला बैच भी। ठीक है, दोबारा चार्जेस नहीं पड़ेगा, तब तक कि पेपर नहीं होगा, जब तक कि आपको लगातार बच्चों पढ़ाना है।
तो कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के अलग अलग आपको पूरा आप प्ले लिस्ट बना दी जाएगी कि मैक्सिमम क्लासेस हमने प्राइवेट कर दिया है या अनलिस्टेड कर दिया, जो लोग पेड बच्चे वही देख पाएंगे केवल। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की बच्चों हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी कुछ बच्चे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर साथ में चले ताकि सभी बच्चों को समझ में अच्छे से आ जाए। और किसी को कोई टाइमिंग का दिक्कत है, अगर टाइमिंग में दिक्कत आ रहा है, जो पेड बच्चे हैं तो बता सकते हैं हम लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा तो हम लोग टाइमिंग भी चेंज कर लेंगे अगर आप लोगों को लगता है कि टाइमिंग चेंज कुछ दिक्कत आ रही है टाइमिंग में, क्योंकि आप पूरा अगले कुछ दिनों तक कि हम ही को पढ़ाना है तो टाइमिंग अकॉर्डिंगली। हाँ, अभी अकाउंटिंग का कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, तो पहले हम पूरा इकोनॉमिक्स वाला अपना वाला पार्ट हम पूरा कवर कर लें, इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट पूरा पढ़ा के खत्म कर दें, क्योंकि उसके बाद हम लोग अकाउंट का पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों बात करेंगे नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम क्या होता है, तो आप लगातार मैसेज कर सकते हैं कि जब भी जहां पर भी दिक्कत लगे। ठीक है, तो नोट्स नहीं लेके आए, आपको पूरा एक एक चीज यहां पर लिखकर आपको बताएंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होता है। बहुत सारे पेड बच्चे हैं, उसके बावजूद भी कुछ ही बच्चे ज्वाइन करते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि नेशनल इनकम क्या होता है, कि आपको पहले समझिए नेशनल इनकम क्या होता है। दुनिया के हर देश की इकोनॉमी में आपको अपनी ओवरऑल इनकम को एकमुलेट तो करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, जैसे क्या होता है कि आप इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं या नेशनल इनकम की, इंडिविजुअल इनकम हो गई, अगर उसी को हम लोग पूरे देश की इनकम को एकमुलेट कर लेते तो उसी को राष्ट्रीय आय कहते हैं ना। अभी आगे बताएंगे आपको कि दुनिया की हर, हम लोग नेशनल इनकम के बेसिस पे ही, राष्ट्रीय आय के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जज करते हैं। समटाइम्स हम लोगों को इंटरनेशनल कंपैरिजन करना पड़ता है। आज हम लोग बोलते हैं कि भारत दुनिया का 4थे नंबर का इकोनॉमी है, 5वें नंबर का इकोनॉमी है, 6ठे नंबर का इकोनॉमी है, बट आपको अगर हम लोग कैसे बता रहे हैं कि इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है। तो पहले आप नेशनल इनकम समझिए क्या होता है। नोट्स आपको पूरा ग्रुप में डाल दिया जाएगा कि इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है, produced by the country in a certain year, the growth of the national income help to know the progress of the country। मतलब एक साल में अगर लिखना है बताइए, लिख देते हैं यहां पर, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ all the final goods and services, all the final goods and services, goods and services produced by the country in a certain year। ठीक है, मतलब एक साल में एक देश के द्वारा जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसको बच्चों क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। और हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम, द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम हेल्प्स टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। मतलब अगर राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में लगातार ग्रोथ होती है, उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कंट्री कितना प्रोग्रेस कर रही है। तो प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री मतलब एक साल में एक देश के द्वारा जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग नेशनल इनकम की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, व्हाट आर द, क्या बोलते हैं उसको, कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज मेनली ड्यू टू, किन किन कारणों की वजह से नेशनल इनकम की जरूरत पड़ता है। रीजन बिहाइंड द accumulation of national income, reason behind the accumulation of national income,
एक्युमुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना हम लोग क्यों करते हैं बताइए? अगर तो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय की इनकम गणना करने का कौन कौन से मेन मुद्दा होता है। पहला होता है इसमें, पहला होता है कि इंटरनेशनल कंपैरिजन, इंटरनेशनल कंपैरिजन, अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक तुलना, अंतरराष्ट्रीय तुलना। दूसरा बात करते हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। आया, उसके अलावा करते हैं हम लोग ये एक पॉलिसी बनाने के लिए करते हैं, डिसीजन के लिए करते हैं, अंतरराष्ट्रीय तुलना करना होता है, इंटरनेशनल कंपैरिजन करना होता है। इन सब कारणों की वजह से हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम की तुलना, नेशनल इनकम की अकाउंटेबिलिटी करते हैं, या और टू नो द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए, अगर मान लीजिए कि आपको दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करना है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, तो पहले आपको अपनी इनकम तो पता होना चाहिए ना। तो दैट इज द ओनली रीजन वी आर रिक्वायरिंग सर्टेन एक्युमुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। आपको अपने देश की राष्ट्रीय आय को काउंट करना पड़ता है। आप बोलोगे ना मेरे पास 100 रुपए है, दूसरे के पास 200 है, किसी के पास 80 है, किसी के पास 150 है, आप बोल रहे हैं 5वें नंबर पे है, इसका मतलब पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अच्छा निर्णय आप तभी ले पाओगे जब आप, मान लीजिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं तो सरकार बोल रही है, कभी नोटबंदी की बात कर रही है, कभी जीएसटी लाने की बात कर रही है, नया नया कोई मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है, नया सरकार को एक नया एक्सपेंशन करना चाहता है, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई नया निवेश करना चाहता है, कोई नया निर्णय लेना है, तो पहले आपको अच्छे से आपको अपने देश की नेशनल इनकम के बारे में पता हो। नेक्स्ट हुआ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का बच्चों मतलब है अगर कोई नया स्कीम लाना है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब है कोई नया नीति लेकर आ रहे हैं आप। सपोज दैट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, नरेगा, कभी उज्ज्वला योजना लेके आ रहे हैं, तो अगर पहले आपको अपने देश की राष्ट्रीय आय के बारे में अच्छा से पता होगा तभी अच्छे से पॉलिसी मेंटेन कर पाएंगे, अच्छे से पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाएंगे। जब आपको कहीं ना कहीं अगर ठीक से अपने देश के बारे में नहीं पता कि हाउ मच मनी ड्यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, तो आप कोई भी प्लान, कोई भी पॉलिसी ठीक से बना नहीं पाएंगे। तो दैट इज द ओनली रीजन कि आपको अपने देश की पॉलिसी, अपने देश की नेशनल इनकम को अच्छी तरह से काउंट करना होता है कि आपके पास टोटल कितना पैसा है। अदरवाइज मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि जैसे कि आयुष्मान योजना आया, कि कितना पैसा लगेगा आयुष्मान योजना पे, पहले आपको अपने देश की इनकम के बारे में, आपको अपने देश की आय के बारे में पता हो। नेक्स्ट वर्ड टू नो द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। सिंपल, आपको अपने देश की पूरी आय के बारे में पता करना होता है, इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन से मेजर्स होते हैं नेशनल इनकम के? मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, तो इसमें बच्चों कई सारे होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। अभी सब बताएंगे एक एक करके। तो पहले हम लोग बात करते हैं जीडीपी का, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा जीडीपी क्या होता है? जल्दी बताइए। जल्दी से बताइए जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब, देखिए आपको बताते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। पहले आप देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद। जो लोग हिंदी मीडियम के उसके लिए भी हम लिख दे रहे हैं, आपको भी हिंदी में समझा भी देंगे पूरा। सकल घरेलू उत्पाद
मतलब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी हम लोग बच्चों दो टाइप से काम काउंट करते हैं, एक रियल जीडीपी काउंट करते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी काउंट करते हैं। पहले आप समझिए जीडीपी क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि एक साल में एक देश के द्वारा, मतलब एक अभी लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री जोग्राफिकल बाउंड्रीज विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड जीडीपी। एक साल में एक देश के द्वारा और एक देश के अंदर की जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर जितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसको बच्चों कहते हैं जीडीपी। समझ गए? कोई डाउट बताइए। Definition: the total value of the final goods and services produced within the boundaries of the country during a given period of the time is called GDP। बताइए, तो लिख दें, लिख ही देते हैं कि the total value of, हिंदी वाले बच्चे लिख ही देते हैं, बोल ही दिया है, all final goods and services, all final goods and services produce within the geographical boundaries of the country, geographical boundaries of the country is called country within the certain period of time। मतलब समझ गए ना? कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? किसी को कैसा कोई डाउट हो प्लीज बताइए। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की बच्चों हम लोग बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द सर्टेन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक, तो समझ में आ गया? जीडीपी बच्चों हम लोग दो टाइप से जीडीपी काउंट करते हैं, ये समझ लीजिए, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? सिंपल, बहुत कम समय में समझिए। रियल जीडीपी में हम लोग बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर की कमोडिटी लेते हैं। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे भारत की एक रियल जीडीपी देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी देखेंगे, अगली स्लाइड पे लिखते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो इसमें क्या करेंगे, आपका जो प्राइस होगा, रियल जीडीपी की बात करेंगे, बेस ईयर का प्राइस, क्वेश्चन यहीं से आएगा, बेस ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी। अब बेस ईयर कहां से आता है? अभी जो बेस ईयर चल रहा है यहां पे नोट कर लो, दो बेस ईयर क्या है? 2011-12। और ये याद रखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रियल पीजीटी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रियल जीडीपी इज द रियल जीडीपी ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन रियल जीडीपी। तो बच्चों याद रखिए कि रियल जीडीपी हमारी कम होती है हमेशा, नॉमिनल जीडीपी हमारी हमेशा ज्यादा होती है। मतलब बेस जैसे मार्कर है ये, सपोज इसकी मार्कर की बात करें हम, तो बेस ईयर में प्राइस था 2011-12 में इस मार्कर का 5 रुपए। अगर 2020 में हमने कितने प्रोड्यूस करे? 20, तो कितना हो गई टोटल आपकी जीडीपी? कितनी हो गई? 100 रुपए। अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे, यहां पर आएगा बेटा करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस इनटू करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी। मतलब आज ही का हम लोग क्वांटिटी देखेंगे कितना प्रोड्यूस किया, और आज का ही प्राइस देखेंगे। मान लो आज से 10 साल पहले 5 रुपए प्राइस था, तो आज तो बच्चों 5 रुपए नहीं होगा, आज उसका प्राइस 8 रुपए हो गया हो। क्वांटिटी मान लो सेम भी मान रहे हैं, तो आपका 160 रुपीज हो गया। पहले 100 रुपए इंक्लूड हो रहे थे जीडीपी में, अब 160 रुपए इंक्लूड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि whether we include the inflation rate in a real GDP या we include the inflation rate in a which type of GDP। तो हम लोग इन्फ्लेशन रेट, मुद्रास्फीति, महंगाई हम लोग नॉमिनल जीडीपी में काउंट करते हैं और रियल जीडीपी में काउंट नहीं करते। रियल जीडीपी हमेशा हमारी नॉमिनल जीडीपी से कम होती है। जीडीपी हम लोग दो टाइप से काउंट करते हैं, रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में आज ही का प्राइस लेंगे, आज ही और आज की क्वांटिटी लेंगे। तो आपको पता है कि पिछले 10 साल अभी बेस ईयर क्या चल रहा है? 2011-12। कमेटी, रंगाराजन कमेटी ने भी
कमेटी अभी बात कर रही है इसको बेस ईयर प्राइस चेंज करने को 2020-21 करने को बोल रहा है, लेकिन अभी बेटा बेस ईयर 2011-12 लिया जा रहा है। तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में कोई दिक्कत बताइए, जल्दी बताइए, अदरवाइज आगे बढ़े। अब आगे बात करते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कौन कौन ऑनलाइन है प्लीज बताइए ना, 4 बच्चे कौन कौन है प्लीज मैसेज करिए। सत्यप्रकाश, प्रतिमा मैम, आप, नंदिनी, मनप्रीत, दर्शिका, बहुत सारे लोग हैं। मतलब यू हैव मेड द पेमेंट, आपने उसके बाद भी यू आर नॉट टेकिंग अटेंडिंग द रेगुलर क्लासेस, क्या हुआ, मुद्दा क्या है? तो बच्चा मैक्सिमम बच्चा पैसा दे दिया है, उसके बाद बच्चे 4-5 ही ज्वाइन कर रहे हैं, 10-12 बच्चा तो पेड वाला बच्चा है। भाई पैसा दिया मतलब रेगुलर क्लासेस तो लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो एटलीस्ट हमको बताइए, व्हाट्सएप पर मैसेज तो आप लोग कर ही सकते हैं कि प्रतिष्ठा, अच्छा मनप्रीत, तो जीएनपी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वैसे हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा है नहीं, सब मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम के ही हैं। हाँ आई नो मनप्रीत, यू ऑलवेज अटेंड, but there are very few students who are actually attending. We have around more than 11-12 students in a batch. ऑनलाइन में 11-12 बच्चा है, बट अटेंड केवल 3-4-5 ही कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट। तो क्लास पब्लिक कर दें ताकि और लोग भी देख सकें, लेकिन पब्लिक अभी बस ऑनलाइन ही में, लाइव में पब्लिक चलेगा, उसके बाद अभी इसको हम अच्छा। अब अभी हम लोग अभी व्हाट्सएप पे बात करके टाइमिंग सेट कर लेते हैं कि क्या टाइमिंग रखना है हम लोग को। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दिस इज फॉर द हिंदी मीडियम गाइस। तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट एंड एम इज इक्वल टू इंपोर्ट, या इसको ये भी लिखते हैं नेट इनकम अर्नड फ्रॉम अब्रॉड, अर्नड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है जीडीपी में हम लोग नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जितना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात करते हैं, जितना लोग भारत के लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं वो पैसा यहां लेकर आ रहे हैं। जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद की बात कर रहे हैं, घरेलू उत्पाद की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब सपोज दैट भारत के लोग विदेश से 100 रुपए कमा के लेके आए और विदेशी लोग भारत से 80 रुपए कमाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लेके तो अपने देश में जाएंगे ना पैसे, उसको 100 में से 80 माइनस करके 20 बचेगा, 20 रुपए हम जीडीपी में जोड़ेंगे तो हमारा जीएनपी बन जाएगा। समझ गए? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा होता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। तो एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस कर देंगे, जो पैसा बचेगा जीडीपी में ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग जीएनपी। दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए प्लीज, अदरवाइज आगे बढ़ें। आगे बच्चों लोग बात करते हैं, जीएनपी हो गया। अब आगे अभी आगे बताएंगे। यहां पर बात करते हैं जीएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट। दो तरह से हम लोग जीएनपी काउंट करते हैं, और जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस। क्वेश्चन यहीं से आएगा, जैसे हमने जीडीपी में बताया रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी पूछेंगे, ऐसे ही आपका जीएनपी में यहीं से पूछेंगे जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस। मतलब आपको जीएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मतलब जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हैं, मतलब एक ही बात है वो। तो आपको फैक्टर कॉस्ट, जब मार्केट प्राइस दिया होगा तो फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा, अगर मार्केट फैक्टर कॉस्ट दिया होगा तो आपको मार्केट प्राइस निकालना होगा। पहले मार्केट प्राइस निकालने की हम लोग बच्चों बात करते हैं कि जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस कैसे निकलता है। तो मार्केट प्राइस निकालना है आपको, पूरा बताएंगे हम। जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट प्लस आईडीटी, आईडीटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बच्चों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यहीं पर बात करेंगे। यहां पर क्या होगा, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस माइनस यहां पर क्या होगा आईडीटी, यहां पर सब्सिडी प्लस होगा, ठीक है।
समझ गए? नहीं समझ में आया? कोई डाउट? तो आपको समझाते हैं यहाँ पे, किसी को समझ में आया ये? मंथली डेटा बताइए। तो जीएनपी एट ए फैक्टर कॉस्ट का मतलब है, और जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस का मतलब है कि आपको जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस निकालना, बाजार का प्राइस क्या है। जैसे मार्कर है, मार्कर बनाने की लागत आई 5 रुपए, बाजार में बिक रहा है 20 रुपए, तो आपको लागत 5 रुपए आएगी, तो मार्केट में 5 रुपए का बिकेगा। मतलब प्लास्टिक है, इंक है, सब मिलाकर हमारी कॉस्टिंग आ रही है 5 रुपया। तो अब 5 रुपए का तो बाजार में नहीं बिकेगा। बाजार में तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे टैक्सेस ऐड होंगे, कई सारी चीजें उसमें ऐड होंगी, तब जाके फाइनली मार्केट प्राइस निकल के आएगा, बाजार का प्राइस निकल के आएगा। ठीक है? तो जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बोल रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट की बच्चों लोग बात कर रहे हैं। ठीक है? तो फैक्टर प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब आपको पता है जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, फैक्ट्री से बाहर निकलेगा, इस पे पड़ेगा टैक्सेस। टैक्सेस कौन से पड़ते हैं? एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस पे क्या पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे। लागत 5 रुपए की आती है, मार्केट में बिकता है 50 रुपए। वो क्यों बिकता है? कहीं ना कहीं उसमें कई सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, कई सारे बीच में बिचौलिए होते हैं, उनकी कॉस्टिंग को इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा बच्चों लोग बात करते हैं, उसके अलावा बच्चों किसकी बात करते हैं? उसके अलावा बच्चों लोग बात करेंगे जो हमारे टैक्सेस होता है। तो फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट में जो आई आईडीटी, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे सब्सिडीज। मान लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट आई 5 रुपए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ 5 रुपए, 10 रुपए। सरकार मान ली बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सरकार सब्सिडी भी देती है। अगर सब्सिडी दे रही होगी तो हम लोग, सरकार ने 2 रुपए सब्सिडी दे दी, तो 10 - 2 कितना हो गया? 8 रुपए। तो आप केवल अपनी जीएनपी में या जीडीपी में केवल 8 ही रुपया काउंट करेंगे, क्योंकि सरकार वो 2 रुपए किसमें दिखाएगी? खर्चे में दिखाएगी। तो सरकार किसमें दिखाएगी? आपको फिजिकल पॉलिसी के तहत, राष्ट्रकोषीय नीति के तहत आपको बताएंगे कि सब्सिडी कहां दिखाएगी। वो सरकार का एक्सपेंडिचर है, सरकार का ओवरऑल नेशनल इनकम में राष्ट्रीय आय नहीं है। तो इसीलिए आपको जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस निकालना होगा। तो आपको जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट बच्चों दिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसमें ऐड कर देंगे, सब्सिडीज को उसमें माइनस कर देंगे, तो हमारी जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस निकल आएगी। अब मान लीजिए कि बाजार में 20 रुपए का बिक रहा है, अब आपको इसमें पता करना है कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट कितनी आ रही है, लागत कितनी आ रही है इसमें। तो आपको जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस मान लो 20 रुपए दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा कितना है? आईडीटी मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस इस पर पड़ गया 10 रुपए प्लस सब्सिडी। इसमें हम लोग सब्सिडी क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि आपको सरकार बहुत सारे चीजों पे सब्सिडी देती है, वो हम इसमें सब्सिडी इसमें हम ऐड करेंगे। सब्सिडी मान लो 2 रुपए, तो 20 - 10, 10 प्लस 2, तो फैक्टर कॉस्ट कितनी आई? 12 रुपए। तो आप ये याद रखिए, क्वेश्चन यहीं पे कंफ्यूजिंग, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है? तो जीएनपी एट एज फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे। भाई इसमें जो टैक्सेस माइनस करेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है। और सब्सिडीज को ऐड करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। और इसका उल्टा, जब मार्केट प्राइस निकालना होगा हमको, तो हमें पता करना होगा पहले इसकी लागत कितनी आ रही है, इनपुट लागत कितनी आ रही है, उसको ऐड करेंगे, उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जितने टैक्सेस पड़ रहे हैं उनको ऐड कर देंगे, सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत बताइए, जल्दी बताइए कोई दिक्कत हो। अगला आया हमारा जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, अगला आ रहा हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मनप्रीत प्रतिष्ठा बताइए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहां पर बात करते हैं हम लोग जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हार्श, डेप्रिसिएशन मतलब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट की बच्चों लोग बात करेंगे। कोई डाउट? सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, प्लीज डू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़े।
विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया और एनपी हो गया। आगे बात करते हैं पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय। पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम क्या होता है? इंडिविजुअल इनकम की बात करते हैं, एक इंसान की जो इनकम होती है, जो इंडिविजुअल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, BIDIV, इंडिविजुअल इनकम। जो व्यक्तिगत आय होती है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर कैपिटा इनकम बात नहीं कर रहा, PI, इंडिविजुअल पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम क्या होती है? इंडिविजुअल इनकम। फिर बात करते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? डिस्पोजेबल इनकम। मतलब आपने रुपए कमा रहे 10 लाख रुपए महीना, कमा रहे 10 लाख, अगर उसमें 20% टैक्स पड़ेगा, टैक्स कितना चला जाएगा? 2 लाख रुपए, बचेगा कितना? 8 रुपए, मतलब 8 लाख बचेगा। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है जो पैसा आप खर्चा कर सकते हैं, जो डिस्पोज कर सकते हैं, जिससे आपकी परचेजिंग पावर बनेगी। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। आपकी व्यक्तिगत आय में से, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा? हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम। दिक्कत कोई? क्लियर ना? पांचों हो गए, पर्सनल इनकम, आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। कोई डाउट? यहां पर एक चीज और लिख लीजिए, जहां पे यहां पर रह गया था, एक टर्मिनोलॉजी होती है डिफ्लेटर, नोट कर लीजिए, बहुत कम लोगों को पता होता है डिफ्लेटर क्या होता है। डिफ्लेटर, DEFLATOR, डिफ्लेटर होता है कि जीडीपी, डिफ्लेटर होता है कि रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नोट कर लीजिए, द रेशियो बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। एक लाइन लिख लो, डिफ्लेटर में लिखिए द रेशियो बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इज कॉल्ड, यहां पर लिख दे रहे हैं, डिफ्लेटर इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन, बहुत नया टेक्नोलॉजी है, कई बार पूछा जा चुका है, रेशियो बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉर्मल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इसको बोलते हैं डिफ्लेटर। ठीक, अब बात करते हैं मैथड्स ऑफ एनआई कैलकुलेशन। कौन कौन से मैथड्स हैं जिससे हम लोग एनआई, नेशनल इनकम, काउंट करते हैं? मैथड्स ऑफ एनआई कैलकुलेशन। कौन कौन से मेथड है नेशनल इनकम काउंट करने के? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ग्रॉस वैल्यू एडेड। इनकम मेथड, नोट करिए, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब आय के बेसिस पे, खर्चा के, और GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक, मेथड ऑफ नेशनल इनकम में इनकम मेथड और हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और ग्रॉस वैल्यू मेथड। पहले हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड। बच्चों ये पूछ लीजिए, कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए, दुनिया के किसी भी देश में अभी हम लोग इनकम मेथड को फॉलो नहीं करते। बस इसको नोट कर लीजिए। इनकम मेथड क्या होता है कि अगर हम लोग बात करेंगे टोटल वेजेस, काउंट कर लीजिए एक देश की कितना मजदूरी दिया। टोटल रेंट की बात करेंगे, रेंट कितना पे किया सरकार ने। टोटल हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट कितना पे किया, अगर लोन लिया है तो ब्याज कितना दिया है। टोटल इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट, तो उसको कुल मिला के क्या बोलेंगे? इनकम मेथड। तो टोटल वेजेस प्लस टोटल रेंट प्लस टोटल इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट, इन चारों को मिला के बोलते हैं इनकम मेथड। दुनिया के किसी देश में इनकम मेथड फॉलो अप नहीं किया जाता है। अगला आ गया एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, इसको काउंट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। मतलब C इज इक्वल टू कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड
कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल इंसान कितना पैसा कमाता है, कितना पैसा खर्चा करता है, कंज्यूम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड की बच्चों बात करेंगे। यस, न्यूमेरिकल कैन ऑल्सो कम बेटा, बट उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आपको रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी काम करने की बात कर सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी निकालने की बात कर सकते हैं। उसके अलावा पूछ सकते हैं आपको कि जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस कैसे निकालना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालना है, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। या एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में सब कुछ दिया होगा, आपको फॉर्मूला लगा के सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने की, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालने की। तो कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय द कॉर्पोरेट्स, आई इज इक्वल टू जो निवेश करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, इन्वेस्टमेंट बाय द कॉर्पोरेट्स। जी इज इक्वल टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार कितना पैसा खत्म कर रही है, गवर्नमेंट का खर्चा। और एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब इन चारों चीजों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, कुछ देश अभी कुछ सालों तक की पहले तक की एक्सपेंडिचर मेथड फॉलो करते थे, भारत ने भी बहुत लंबे समय तक की एक्सपेंडिचर मेथड को फॉलो किया है। तो अगर नेशनल इनकम काउंट करने के तरीकों में सी, जितना हाउस होल्ड घरेलू आदमी कंजम्पशन कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय द कॉर्पोरेट्स, जितना कॉर्पोरेट जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में उसको सब ऐड करेंगे, सरकार जो इतने स्पेंडिंग कर रही है जी, और एक्स माइनस एम गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की हम लोग बात करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। सिंपल, कोई डाउट? अगला बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए मेथड क्या होता है? मतलब सिंपल है, इसमें वैल्यू ऑफ द इनपुट प्रोसेसिंग करेंगे हम लोग, अब इसको बताते हैं हम लोग, और आउटपुट। मतलब क्या है कि जीबीए इक्वल टू हम लोग बात करेंगे, जीबीए इक्वल टू, इसको हमने मान लीजिए कि डिनोट कर दिया x से, इसको डिनोट कर दिया आउटपुट को y से, तो y माइनस एक्स। कुल मिलाकर हम लोग बात करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्री, मैक्सिमम देश जीबीए मेथड को फॉलो करते हैं, और ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉलो करने का सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों ये होता है, हम लोग जीबीए मेथड फॉलो करके सेक्टर वाइज, ये बात बच्चों नोट कर लीजिए, सेक्टर वाइज जीडीपी काउंट करने की बात करते हैं, सेक्टर वाइज जीडीपी काउंट करते हैं हम लोग जीबीए मेथड से। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि सेक्टर कितने, एक देश में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, ऑटोमोबाइल हो गया, बैंकिंग हो गया, एयरलाइंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टील है, टेक्सटाइल है, फूड है, एफएमसीजी है, तो कई सारे सेक्टर्स होते हैं। अगर सभी को एक साथ जीडीपी काउंट करते हैं, मान लो स्पेस ग्रोथ आ गई, आपने एक्सपेक्ट करी थी 5%, ग्रोथ आ गई 6%, आप तो बहुत खुश हो गए कि जीडीपी जो एक्सपेक्ट करी थी, जो उम्मीद लगाई थी, उससे ज्यादा जीडीपी आपके देश की आ गई। बट कुछ सेक्टर होंगे इसमें, मान लो एग्रीकल्चर 20% से ग्रोथ कर रहा है, बैंकिंग 18% से कर रहा है, एयरलाइंस 15% से कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है केवल 1% से कर रहा है, सर्विस सेक्टर 1% से कर रहा है, टेक्सटाइल 2% से कर रहा है, फूड 3% से कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जब सेक्टर बाई जीडीपी काउंट करते हैं, उससे हमको पता रहता है कि कौन से सेक्टर्स की हमारी कितनी ग्रोथ है, और जिन सेक्टर्स की ग्रोथ कम है उसके लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसके लिए अलग एक हम लोग पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे। जिन सेक्टर जो अच्छा ग्रो कर रहा है उसको अलग टाइप से हम लोग डील करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड की कोई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेन विशेषता क्या होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड की। हम लोग सेक्टर वाइज, अलग अलग सेक्टर वाइज की जीडीपी काउंट करते हैं, जिससे आपको अपने पूरे देश का पता रहता है कौन सा सेक्टर किस पेस से, किस स्पीड से आपका देश में ग्रो कर रहा है। ठीक है, समझ गए? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम लोग सीधी सी बात करते हैं, आपका आउटपुट माइनस इनपुट की बात करते हैं कि जितना हमने आउटपुट इनपुट लगाया और आपका जितना आउटपुट आया, अगर आउटपुट हमारा ज्यादा आ रहा है, इनपुट हमारा कम आ रहा है, उन्हीं सब चीजों को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड की बच्चों बात करते हैं। तो समझ गए? क्योंकि भारत में क्या होता है कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे 20% 15% ग्रोथ से रन कर रहे हैं, बट कुछ सेक्टर्स हमारे ऐसे भी हैं जहां पर हम लोग 2% 1% से भी ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो सेक्टर ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहे, उनके लिए हमको नीतियां बनानी पड़ेंगी, उसके लिए हमको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन जीडीपी। बस खत्म है, लास्ट है ये, कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया जीडीपी। पहला हो गया इसमें प्राइमरी सेक्टर्स, पता ही होगा सभी बच्चों को, सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्चरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में क्या आता है, हम लोग बात करते हैं कि
जो डायरेक्टली हम लोग नेचर से ड्राइव करते हैं, दो सेक्टर विच ड्राइव फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, ड्राइव फ्रॉम नेचर। इसमें एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, फिशरीज भी आ जाएगा, ठीक है। सब इसमें हमारे किस में आ जाएंगे, हमारा माइनिंग्स हो गए, हमारे माइनिंग हो गया। जैसे बोलो लग रहा केवल एग्रीकल्चर, केवल एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स में आते हैं। एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हमारा मछली पालन का काम कर रहे हैं हम लोग, पोल्ट्री फार्म हो गया, जो डायरेक्टली नेचर से फॉर्म होते हैं, नेचर से हम लोग जिनको ड्राइव करते हैं, जिन संसाधनों को, जिनको, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स हो गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब गेहूं से आटा बनाना, कहीं ना कहीं आपको बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे सेक्टर्स को बोलते हैं बच्चों टर्चरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर्स। तो मैन्युफैक्चर सेकेंडरी सेक्टर्स कौन सा हो गया, जो प्रोसेसिंग करते हैं, मतलब माइनिंग को भी कहीं ना कहीं फाइनली आपको कहीं ना कहीं, आपने स्टील है, माइनिंग से आपने कुछ भी निकाल लिया, उसको कहीं ना कहीं आपको स्टील इंडस्ट्री में ले जाना पड़ेगा ना, तभी तो स्टील बनेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहां पर क्या करते हैं बच्चों, उत्पादन, जहां पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उन सेक्टर्स को बच्चों बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और टर्चरी सेक्टर who support the which support the primary and secondary, मतलब सर्विस सेक्टर, जस्ट लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपने कितना भी अच्छा सामान बना लिया, अगर उसको मार्केट में डिलीवरी नहीं कर पाए तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं सामान बिकेगा नहीं। पर बना के आपने फैक्ट्री में रख दिया, सामान डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना मार्केट में, जब तक कि बाजार में सामान नहीं जाएगा तब तक कि सामान आपका नहीं बिकेगा। तो दैट इज द थिंग कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, जो डायरेक्टली संसाधन हम ड्राइव कर रहे हैं प्रकृति से, उनको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिन सेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर उत्पादन करते हैं, जहां पर प्रोडक्शन करते हैं, वो सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं। बचे हुए जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं टर्चरी सेक्टर्स, ठीक है। लाइक सर्विस सेक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये होगा हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया जीडीपी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई डाउट हो तो हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी डाउट पूछ सकते हैं। यस मनप्रीत, बैंकिंग, तो किसी को कोई कैसा भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर अदरवाइज हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं, कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कल पढ़ाएंगे बच्चों आपको बिजनेस साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत नया तरीके का बिजनेस साइकिल आपको कल पढ़ने को मिलेगा। टाइमिंग हम लोग आज व्हाट्सएप में बैठ के रात में बात कर लेते हैं कि अगर टाइमिंग को चेंज करना है तो चेंज कर लें, ताकि सभी के सभी बच्चे, जिन चारों बच्चों ने पैसे जमा किए हैं, फीस पे किया है, तो प्लीज सभी लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग मिलते हैं कल अलग टाइमिंग पे, टाइमिंग हम लोग आज रात में बात कर लेते हैं। थैंक यू।